आप और मैं ऐसे लोगों से फाइनेंशियल क्यूज लेते समय सावधान रहें जिनका खेल आपसे अलग हो। सन 2000 के दशक की शुरुआत में .com बबल के इम्प्लोजन ने पारिवारिक संपत्ति को $6.2 ट्रिलियन से घटा दिया। हाउसिंग बबल के अंत ने $8 ट्रिलियन कम कर दिए। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि फाइनेंशियल बबल कितने विनाशकारी हो सकते हैं, वो कितने ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये सब आखिर क्यों होता है और ये क्यों होता ही रहता है? हम अपने सबक क्यों नहीं सीखते? यहां एक सामान्य उत्तर यह है कि लोग लालची होते हैं और लालच मनुष्य स्वभाव का एक इनडिनाइबल फीचर है। यह सच हो सकता है और अधिकतर लोगों के लिए यह ठीक ठाक जवाब है। लेकिन चैप्टर 1 से याद करिए, कोई भी मूर्ख नहीं है। लोग ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा हो, और वो ऐसा अक्सर जानकारी और तर्क के अभाव में करते हैं। लेकिन जब ये निर्णय लिए गए तब वो उनके लिए मायने रखते थे। बबल का दोष लालच पर मढ़कर वहीं रुक जाने से हम ये सबक सीखने से चूक जाते हैं कि हाइंडसाइट में जो निर्णय लालची नजर आते हैं, लोग उन्हें क्यों और कैसे रेशनल ठहराते हैं। बबल से सीख लेना कठिन इसलिए भी है क्योंकि वो कैंसर की तरह नहीं होते, जहां बायोप्सी से हमें साफ चेतावनी और डायग्नोसिस मिल जाए। वो किसी राजनीतिक पार्टी के उत्थान और पतन की तरह अधिक होते हैं, जहां हाइंडसाइट में परिणाम तो साफ होता है लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती। इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए प्रतिस्पर्धा भीषण है और किसी को हर समय पर हर संपत्ति का स्वामित्व चाहिए, जिसका मतलब यह है कि बबल की धारणा ही हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगी, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचना चाहता कि वो ओवर वैल्यूड संपत्ति के मालिक हैं। हाइंडसाइट में सबक सीखने के बजाय हम संभवतः निंदा करने के लिए उंगलियां उठाते हैं। मुझे नहीं लगता हम कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि बबल आखिर होते क्यों हैं। यह ठीक ये पूछने जैसा है कि युद्ध क्यों होते हैं। इसके लगभग हमेशा ही कई परिणाम होते हैं, उनमें से कई कन्फ्लिक्टिंग हैं और सभी कंट्रोवर्शियल भी। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है जिसके सरल उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन मैं उनके होने का एक ऐसा कारण आपके सामने रखूंगा जो अनदेखा भी रह जाता है और व्यक्तिगत रूप से आप पर लागू भी होता है। इन्वेस्टर्स अक्सर निर्दोष रूप से दूसरे इन्वेस्टर्स से क्यूज ले लेते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। फाइनेंस में एक ऐसी अवधारणा है जो निर्दोष प्रतीत होती है, लेकिन जिसने बेहिसाब विनाश किया है। वो धारणा यह है कि एक ऐसे संसार में जहां इन्वेस्टर्स के लक्ष्य और समय परिधि अलग अलग हैं, संपत्ति का एकमात्र तर्कसंगत मूल्य होता है। अपने आप से पूछिए, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना मूल्य चुकाना चाहिए? उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 वर्ष की समय परिधि है? तो उचित दाम जानने के लिए अगले 30 वर्ष तक गूगल के डिस्काउंटेड कैश फ्री इन्वेस्टमेंट का गहन विश्लेषण करना होगा। क्या आप 10 वर्ष में नकद वापस निकालने की सोच रहे हैं? तो सही दाम जानने के लिए अगले दशक में तकनीक उद्योग की क्षमता का विश्लेषण करना होगा, और साथ ही इसका भी कि गूगल मैनेजमेंट इस परिकल्पना को एग्जीक्यूट करे। क्या आप 1 वर्ष के भीतर ही बेचने की सोच रहे हैं? तो फिर गूगल के वर्तमान प्रोडक्ट सेल साइकिल पर ध्यान दीजिए, यह जानने के लिए कि बियर मार्केट होगी या नहीं। क्या आप डे ट्रेडर हैं? तो उचित दाम होगा। किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अब और दोपहर के बीच जो होगा, आप बस उसमें कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी मूल्य पर अकम्प्लिश किया जा सकता है। जब निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग होते हैं और हर संपत्ति वर्ग में ऐसा होता ही है, जो मूल्य एक व्यक्ति को फनी लग सकते हैं, वही किसी दूसरे के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं, क्योंकि जिन पहलुओं पर वो इन्वेस्टर ध्यान देते हैं वो अलग है। सन 1990 के .com बबल को ही ले लीजिए। लोग सन 1999 में याहू स्टॉक को देखकर कह सकते हैं वो पागलपन था। जिलियन गुना का मुनाफा, उस मूल्य निर्धारण का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स जिनके पास सन 1999 में याहू स्टॉक था, उनकी समय परिधि इतनी छोटी थी कि उनके लिए एक हास्यास्पद मूल्य चुकाना
अर्थपूर्ण था। एक डे ट्रेडर जो वो चाहे निष्पादित कर सकते थे, चाहे याहू के एक शेयर की कीमत $5 रही हो या $500, फर्क नहीं पड़ता था, जब तक कि वो उस दिन सही दिशा में जाएं, और ऐसा हुआ भी कई वर्षों तक। फाइनेंस का एक निर्विवाद नियम यह है कि धन प्रतिफल का उस सीमा तक पीछा करता है जहां तक कर सके। अगर किसी संपत्ति में आवेग है, ये समय के एक अंतराल में कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़ती रही है। शॉर्ट टर्म कारोबारियों के एक समूह के लिए यह मानना कतई मूर्खतापूर्ण नहीं है कि ये ऊपर जाती रहेगी। अनिश्चित काल के लिए नहीं, बस उस छोटी अवधि में जिसमें वो चाहते हैं। आवेग अल्पावधि कारोबारियों को रीजनेबल रूप से आकर्षित करता है और बस फिर रोमांचक शुरुआत हो जाती है। बबल तब बनते हैं जब अल्पावधि प्रतिफल इतनी राशि अर्जित कर लेते हैं कि निवेशकों की बनावट अधिकतर लॉन्ग टर्म से अधिकतर शॉर्ट टर्म में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया खुद ब खुद बढ़ती रहती है। जैसे जैसे व्यापारी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को बढ़ाते हैं, वो और अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। शीघ्र ही इसमें अधिक देर नहीं लगती। सबसे अधिक प्राधिकार वाले प्रभावी मार्केट मूल्य सेटर वो होते हैं जिनकी समय परिधि छोटी होती है। बबल इतना अधिक बढ़ते मूल्य निर्धारण से संबंधित नहीं होते, वो किसी और बात का लक्षण होते हैं। छोटी होती समय परिधि का जैसे जैसे और नए व्यापारी खेल में उतरते हैं। ये कहना आम बात है कि .com बबल भविष्य के बारे में इरेशनल ऑप्टिमिज्म का समय था, लेकिन उस युग की एक सबसे बड़ी खबर ट्रेडिंग की रिकॉर्ड मात्रा की घोषणा थी, जो होता ही है जब इन्वेस्टर्स एक ही दिन में खरीदें और बेचें। निवेशक विशेषतः वो जो मूल्य सेट कर रहे थे, अगले 20 वर्षों के बारे में नहीं सोच रहे थे। सन 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का टोटल टर्नओवर 120% था, जिसका मतलब यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा अगले 8 महीनों के बारे में ही सोच रहे थे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिन्होंने वो म्यूचुअल फंड खरीदे, वो भी ठीक ऐसा ही कर रहे थे। मैगी महर ने अपनी किताब बुल में लिखा, 90 के दशक के मध्य तक प्रेस ने वार्षिक स्कोर कार्ड को रिपोर्ट में बदल दिया था, जो हर 3 महीने में आती थी। इस परिवर्तन ने इन्वेस्टर्स को बेहतर प्रदर्शन को चेज करने के लिए प्रेरित किया। चार्ट में सर्वोच्च फंड को खरीदने के लिए उस समय जब वो सबसे महंगे थे। ये डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और हर मिनट की मार्केट कमेंट्री का युग था। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप लॉन्ग टर्म विचारों से जोड़ें। सन 2000 के दशक के मध्य में हुए हाउसिंग बबल में भी ठीक ऐसा ही हुआ। अगले 10 वर्षों के लिए अपने परिवार के लिए फ्लोरिडा के एक 2 बेडरूम के घर पर $7 लाख खर्च करने को उचित सिद्ध करना कठिन है, लेकिन ये अर्थपूर्ण लगेगा अगर आप कुछ महीनों में बढ़ते मूल्यों का तुरंत लाभ उठाने के लिए उस घर को मार्केट में फ्लिप कर दें। उस बबल के दौरान बहुत से लोग ठीक यही कर रहे थे। रियल एस्टेट लेन देन को ट्रैक करने वाली एक कंपनी एटॉम के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में ऐसे घरों की संख्या जो 12 महीने के अंतराल में एक से अधिक बार बिके, वो फ्लिप कर दिए गए थे। बबल के दौरान फ्लिप 5 गुना बढ़ गई थी। सन 2000 के पहले क्वार्टर में 20,000 से सन 2004 के पहले क्वार्टर में 1 लाख के ऊपर। बबल के बाद यह फ्लिपिंग 40,000 प्रति क्वार्टर तक घट गई और तब से लगभग ये वहीं पर टिकी हुई है। क्या आपको लगता है कि फ्लिप करने वाले इन लोगों को लॉन्ग टर्म मूल्य से किराए के अनुपात की परवाह थी, या फिर जो मूल्य उन्होंने चुकाए उनके पीछे लॉन्ग टर्म इनकम ग्रोथ का भरोसा था? बिल्कुल नहीं। उनके खेल में वो आंकड़े मायने ही नहीं रखते थे। उनके लिए मायने बस ये रखता था कि घर का मूल्य आने वाले महीने में बीते महीने से अधिक होगा, और बहुत सालों तक ऐसा हुआ भी। आप इन इन्वेस्टर्स के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। आप उन्हें सट्टेबाज बुला सकते हैं, आप उन्हें गैर जिम्मेदार भी कह सकते हैं, आप उनके बड़े जोखिम उठाने की विलिंगनेस पर सर हिलाकर असहमति जता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन सब को इरेशनल कह सकते हैं। बबल का निर्माण लोगों के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिना सोचे समझे भागीदारी से इतना संबंध नहीं रखता। इसका संबंध
लोगों के कुछ हद तक रेशनल रूप से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की ओर बढ़ने से है, उस आवेग का लाभ उठाने के लिए जो खुद ब खुद बढ़ रहा हो। आप लोगों से क्या करने की अपेक्षा करते हैं जब आवेग एक बड़ा शॉर्ट टर्म रिटर्न देने की क्षमता को उत्पन्न कर देता है? बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना? कभी नहीं। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। लोग हमेशा लाभ के पीछे जाते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स खास करके मूल्य निर्धारण को लेकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो इस खेल में मायने नहीं रखते। और यहां आकर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं और यहीं आकर समस्याओं की शुरुआत भी होती है। बबल तब क्षति पहुंचाते हैं जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने खेल के लिए उन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स से अनुसंकेत लेना, टिप्स लेना, क्यूज लेना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। सिस्को का स्टॉक सन 1999 में 300% बढ़कर $60 प्रति शेयर हो गया। उस मूल्य पर कंपनी का मूल्य $600 बिलियन पर जा पहुंचा, जो अविश्वसनीय है। कुछ ने वाकई सोचा कि ये इस योग्य था। डे ट्रेडर आनंद उठा रहे थे। इकोनॉमिस्ट बर्टन मल्कील ने एक बार कहा कि उस दर पर सिस्को की गर्भित वृद्धि दर का मतलब था कि 20 वर्ष के भीतर वो पूरी यूएस इकोनॉमी से भी बड़ी हो जाती। लेकिन अगर आप सन 1999 में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते तो $60 पर खरीदने का आपके पास एकमात्र मूल्य था और बहुत से लोग उस मूल्य पर खरीद भी रहे थे। तो ये देखकर आप खुद से कह सकते थे, वाह, लगता है कि ये इन्वेस्टर कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता। शायद आप भी उनका अनुकरण करते और इसे समझदारी भरा विकल्प समझते। आप जो नहीं समझते वो ये कि वो ट्रेडर जो स्टॉक का मार्जिनल मूल्य सेट कर रहे थे, वो आपसे अलग खेल खेल रहे थे। उनके लिए $60 प्रति शेयर उचित मूल्य था, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले वो उसे बेच देना चाहते थे जब उसका मूल्य अधिक होता। लेकिन आपके लिए $60 प्रति शेयर आगामी विनाश की तरह होता, क्योंकि आप उन शेयर्स को लंबे समय तक रखना चाहते थे। ये दो अलग अलग निवेशक शायद ही एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानते हों, लेकिन ये दो अलग अलग इन्वेस्टर्स शायद ही एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानते हों, लेकिन वो एक ही अखाड़े में हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए। जब उनके रास्ते अंधाधुंध रूप से टकराते हैं, किसी न किसी को चोट पहुंचती है। बहुत से फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट निर्णय इस बात पर निर्भर करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, या फिर या तो उनकी नकल की जाती है या उनके विपरीत जाया जाता है। लेकिन जब आप ये नहीं जानते कि कोई व्यक्ति जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, आप नहीं कह सकते कि कितने समय तक वो ऐसा करते रहेंगे। क्या उनकी सोच को बदलेगा, या फिर अगर वो कभी अपना सबक सीखेंगे भी या नहीं। जब CNBC पर एक कमेंटेटर ये कहता है आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, तो याद रखिए कि वो नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप सिर्फ मजे के लिए ट्रेडिंग करने वाले एक किशोर हैं, एक बुजुर्ग विधवा जिसका बजट सीमित है, एक हेज फंड मैनेजर जो क्वार्टर के खत्म होने से पहले अपने बही खातों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि इन तीन लोगों की प्राथमिकताएं समान होंगी और जिस भी स्तर पर कोई स्टॉक चल रहा हो वो उन तीनों के लिए क्या ठीक होगा? ये मूर्खतापूर्ण है। यह समझना कठिन है कि दूसरे इन्वेस्टर्स के लक्ष्य हमसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का एक स्थिरक ये न समझना है कि रेशनल लोग दुनिया को आपसे अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बढ़ते मूल्य सभी इन्वेस्टर्स को इस प्रकार फुसलाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्केटियर को भी ईर्ष्या हो जाए। वो एक ड्रग की तरह है जो मूल्य सचेत इन्वेस्टर्स को भावुक आशावादियों में परिवर्तित कर देती है, जो अपने से दूसरा खेल खेलने वालों के व्यवहार के कारण अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। दूसरा खेल खेलने वालों से प्रभावित होने के कारण आप जिस तरह से अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं वो भी उलट सकता है। इतना अधिक कंज्यूमर स्पेंडिंग खासकर विकसित देशों में सामाजिक रूप से प्रेरित होता है, सूक्ष्म रूप से उन लोगों से प्रभावित जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, और इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सूक्ष्म रूप से चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। हालांकि हम ये देख सकते हैं कि लोग
कार, घर, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं। हमें उनके लक्ष्य, परेशानियां और अभिलाषाएं देखने को नहीं मिलते। एक युवा वकील जो किसी प्रतिष्ठित लॉ कंपनी में पार्टनर बनना चाहता है, उसे ऐसे भेष में रहना पड़ता है जिसकी मुझे एक लेखक होने के नाते जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं स्वेट पैंट पहनकर भी काम कर सकता हूं। लेकिन जब उसकी खरीदारी मेरी उम्मीदों को ढालने लगती है, मैं आगामी निराशा की राह पर चल पड़ता हूं, क्योंकि मैं ये पैसा उस करियर बूस्ट के बगैर खर्च कर रहा हूं जो उसे मिल रहा है। हो सकता है हमारे अंदाज भी अलग अलग ना हो, हम बस अलग खेल खेल रहे हैं। ये समझने के लिए मुझे सालों लग गए। यहां पर एक सीख ये है कि धन को लेकर कोई बात इतना मायने नहीं रखती जितना अपनी समय परिधि को समझना और उन लोगों के व्यवहार और आचरण से प्रभावित न होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। मुख्य बात जिसकी मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा वो ये कि कुछ भी करके ये पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम में से कुछ लोग जो करते हैं वो आश्चर्यजनक है। हम हर इन्वेस्टमेंट करने वाले को इन्वेस्टर बुलाते हैं, जैसे कि वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी हो जो समान नियम वाला एक ही खेल खेल रहा है। जब आप ये समझते हैं कि यह धारणा कितनी गलत है, तब आप देख पाते हैं कि मात्र अपने खेल को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। मैं अपने खुद के धन को किस प्रकार इन्वेस्ट करता हूं, इसकी डिटेल्स चैप्टर 20 में आएंगी। लेकिन सालों पहले मैंने लिखा था, मैं एक धैर्यवान इन्वेस्टर हूं जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को उत्पन्न करने की संसार की योग्यता के प्रति आशावादी है, और मुझे विश्वास है कि अगले 30 सालों में वो विकास मेरे इन्वेस्टमेंट को लाभ पहुंचाएगा। यह विचित्र सुनाई पड़ सकता है, लेकिन एक बार जब आप अपना मिशन वक्तव्य लिख लेते हैं, आप समझ पाते हैं इससे असंबद्ध सब कुछ। इस साल मार्केट ने क्या किया, अगले साल रिसेशन होगा या नहीं, या ये उस खेल का हिस्सा है जो मैं नहीं खेल रहा हूं। इसीलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता और मुझे इसके बहकावे में आने का भी कोई खतरा नहीं है। तो अब आगे चलिए निराशावाद या फिर पेसिमिज्म के बारे में बात करते हैं।